Uh, in our today's discussion, we will discuss about hardware in loop laboratory setup and how can we include this hardware in loop laboratory setup for power electronics teaching. And I would also demonstrate few examples such as three-phase inverter, first in open loop, second after open loop we will discuss three-phase inverter in closed loop and how to drive a PMSM machine or any induction motor using that uh, closed loop inverter setup. I mean variable frequency drive VFD. बात यहाँ से शुरू होती है कि दो किस्म की सिमुलेशन होती हैं. देर आर टू काइंड्स ऑफ सिमुलेशंस. Number one simulation that you usually conduct on computers. Those simulations are called computer simulations or offline simulations. Basically, computer simulations are offline simulations which are performed using MATLAB, PSCAD, Multisim, LabVIEW. आपने ये सॉफ्टवेयर यूज़ किए होंगे, ऑफलाइन सिमुलेशंस किए होंगे. Now why do we perform them? Because they require low cost, minimal efforts. Just एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया और उसको सिमुलेशंस पे आपका सेटअप रेडी हो गया. आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक बिहेवियर देख लिया. सो इसमें कोई ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है, एफर्ट्स ज़्यादा नहीं लग रही हैं. लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट द ऑफलाइन सिमुलेशंस और कंप्यूटर सिमुलेशंस do not replicate the actual or real behavior of the converter or electrical system. वो जो simulations आप कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं वो जो simulations होती हैं वो आपको रियल या एक्चुअल बिहेवियर नहीं दिखाती. अगर वही पैरामीटर्स पकड़ के वही इलेक्ट्रिकल सिस्टम आप फिजिकल प्रोटोटाइप में बनाएंगे तो यू विल सी समथिंग डिफरेंट. So that means those simulations which you perform on computer are not deterministic, are not realistic. उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता. तो अब इस मसले को नज़र में रखते हुए इंजीनियर थॉट के वी शुड मूव फॉर सम रियल टाइम सिमुलेशंस. हम रियल टाइम सिमुलेशंस की तरफ मूव करें. नाउ बेसिकली दीज हार्डवेयर एंड लूप सेटअप्स आर यूज्ड टू परफॉर्म रियल टाइम सिमुलेशंस. अब रियल टाइम सिमुलेशंस जो हैं as opposed to offline simulation results, they replicate the actual or real behavior of the electrical system. जैसा एक फिजिकल प्रोटोटाइप या एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको रिजल्ट दिखाएगा वही रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट करेंगे रियल टाइम सिमुलेशन से और वो आते हैं. सो दिस इज द मेन एडवांटेज एंड द मेन मोटिवेशन टू यूज हार्डवेयर एंड लूप सेटअप, दैट विथआउट टेकिंग योर इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन हैंड, without taking your circuit in hand, motors in hand, machines in hand, you can replicate and test your electrical system. And you can also verify your controller कि क्या आपका कंट्रोलर उस सिस्टम, उस कन्वर्टर, उस सर्किट के लिए सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा. तो वो क्विकली आप ये चीज़ें देख सकते हैं. जैसे इस अभी स्लाइड में हम देख रहे हैं, हियर दिस साइड, यहाँ पर हार्डवेयर एंड लूप के रिजल्ट्स दिखाए गए हैं. ये एग्जांपल अभी हम लास्ट में चलाएंगे भी, सही डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे, जिसमें एसी सप्लाई ली गई है, रेक्टिफिकेशन हो रही है, इन्वर्जन हो रही है और हम एक मोटर को ड्राइव कर रहे हैं. एक पूरा सिस्टम है. आप उसके रिजल्ट्स देखें और अगर वही काम आप फिजिकल सिस्टम सेटअप के साथ करें, आई मीन आप रेक्टिफायर पकड़ें, इन्वर्टर पकड़ें, सप्लाई पकड़ें, मोटर्स पकड़ें और उसके रिजल्ट लें, ये आप सिमिलरिटी नोट करेंगे कितना सिमिलर बिहेवियर हमने यहाँ पर देखा है कि बोथ रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर. सो वी के अगेन ये चीज़ वेरीफाई हो गई कि फिजिकल सिस्टम के रिजल्ट्स और हार्डवेयर एंड लूप सेटअप के रिजल्ट्स बहुत सिमिलर होते हैं. दिस इज़ वाई बिफोर फाइनल डिप्लॉयमेंट वी क्विकली टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेट आवर सिस्टम. ना सिर्फ पावर सिस्टम या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशन में, इसको दूसरी एप्लीकेशन में भी यूज़ किया जाता है. जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एयर बैग सिस्टम ऑफ द कार. अब एयर बैग सिस्टम जो होता है गाड़ी का,
वो कितना क्रिशियल होता है। उसमें अगर कोई नैनो सेकंड की भी कोई छोटी सी गलती हो गई तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो उसमें इतना बड़ा सॉफिस्टिकेटेड एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम चाहिए। अब डायरेक्ट वो हम गाड़ी में ऑटोमेटिक कंपनीज नहीं लगाती हैं, उसकी पहले टेस्टिंग होती है, वेरिफिकेशन होती है, क्योंकि देखा जाता है कि वर्स्ट केस में ये कैसे परफॉर्म करता है, बेस्ट केस में कैसे परफॉर्म करता है, डिफरेंट सिनेरियोज में इसका रिएक्शन कैसे है। तो वो सारे जो बिहेवियर्स के एनालाइज होते हैं ना, वो पहले इन किस्म की लेबॉर्ट्रीज में टेस्ट होते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, एक तो डिप्लॉयमेंट स्टेज पे अगर आप फिजिकल एक्सपेरिमेंटल सेटअप के साथ ये करें तो वहाँ पर रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ द कंपोनेंट से सिस्टम आपका फेलियर हो सकता है अगर आपने कंट्रोल सही नहीं बनाया। आप एक्सट्रीम कंट्रोल टेस्टिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि आप फिजिकल सिस्टम के साथ खेल रहे हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर हिल सेटअप में हो रहे होते हैं तो ये एक हिल सेटअप आपका सेफ एंड सिक्योर भी है, क्योंकि कोई चीज़ रियल में नहीं है सिमुलेटेड है, वर्चुअल। लेकिन एफ के अंदर नैनो सेकंड के टाइम स्टेप पे चल रहा है, तभी वो हमें रियल बिहेवियर दिखा रहा है। तो आप अपनी टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जैसे एच प्रोजेक्ट्स हो गए, मटियाई टू लाहौर एक बड़ा एच प्रोजेक्ट लगा हुआ है। इस किस्म के बड़े प्रोजेक्ट्स भी पहले इन किस्म की लेब्स में टेस्ट होते हैं कि कैसे कन्वर्टर्स रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे लॉसेज आ रहे हैं, कैसे ट्रांसमिशन लाइन का बिहेवियर क्या है, कन्वर्टर्स कंट्रोलर्स का बिहेवियर क्या है। फिर वो फाइनल डिप्लॉयमेंट स्टेज में हम उसको यूज़ करते हैं, ताकि ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट भी बढ़ जाए, कास्ट भी कम हो जाए और टेस्टिंग भी हो जाए। इस वक्त तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। हाँ, अब यहाँ पर हार्डवेयर एंड लूप सेटअप में आप कोई भी फिजिकल कंपोनेंट्स हाथ में नहीं उठा रहे होते। अगर रेक्टिफायर है या इन्वर्टर है तो स्विचेस आप हाथ में नहीं पकड़ रहे होते हैं। वो आप मेटलैब के थ्रू, लेटेस्ट है मेटलैब के थ्रू आपने सर्किट बर्न ही कर लिए। कंट्रोलर आपका एक्चुअल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, रियल हो सकता है। आप वो कंट्रोलर आपने लेटेस्ट है आर्डिनो में फिजिकल और एक्चुअल कंट्रोलर बना लिया। हमारे केस में हम मायरियो में बनाते हैं या सीरियो में बनाते हैं। तो कंट्रोलर आपका रियल होगा। से सपोज आप एक इन्वर्टर चला रहे हैं या आप बूस्ट कन्वर्टर चला रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारी लैब का ही एक पेपर है जिसमें हमने इस चीज़ पे डिटेल में हमने बताया हुआ है कि हम किस तरीके से हार्डवेयर एंड लूप सेटअप को यूज़ कर सकते हैं फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टीचिंग। मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि हम कैसे करते हैं, हमारे पास स्ट्रेटजी क्या है। देख सकते हैं ये हमारे पास पी लगे हुए हैं। एक वहाँ पर हिल सेटअप में एक पी लगा हुआ है, दूसरा यहाँ एक हिल सेटअप में ये पी लगा हुआ है। हमारे पास दो हार्डवेयर एंड लूप के सेटअप है। अब हम कोई भी कन्वर्टर बनाते हैं, कौन से सर्किट्स और सॉफ्टवेयर्स अलाउड हैं, मेटलेब, सिमुलिंक, दूसरा प्लेक्स, तीसरा पीसिम और मल्टीसिम, चार सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आप सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। हम डायरेक्ट कन्वर्टर या कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम बना के, अभी हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में बात कर रहे हैं तो मैं कन्वर्टर बार बार कहूँगा, लेकिन ये कन्वर्टर की जगह कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम दूसरा भी हो सकता है। कोई भी कन्वर्टर आप चलाएंगे, कन्वर्टर आप यहाँ पर लोड करेंगे पी में। अब फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यह है कि यहाँ पर पी के अंदर एफ कार्ड लगे हुए हैं, जैसे हमारे केस में किंटेक्स 7 एफ कार्ड्स लगे हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जो भी बिहेवियर होगा वो एफ में नैनो सेकंड के टाइम स्टेप पे चल रहा होगा, और आपको कोई भी मैथमेटिकल मॉडलिंग की ज़रूरत भी नहीं है, आपको कोई एफ एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है।
और कोई वीएडीएल प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही उस सर्किट को सिमुलेट करेगा, उसका बिहेवियर आपको दिखाएगा। उसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर परचेज किया हुआ है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर सॉल्वर, EHS। ये एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, ओपल आरटी कंपनी देती है। अब ये परचेज करेंगे तभी ये काम होगा। अगर आपके पास PXI होगा लेकिन अगर आपके पास सॉफ्टवेयर EHS नहीं होगा फिर भी आप नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? अच्छा, लेटर से आपने इस केस में हमने एक जो एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट किया है वो एक बूस्ट कन्वर्टर हमने उठाया है, और आपने क्लास में बूस्ट कन्वर्टर पढ़ा होगा। ये सर्किट हमने मेटलैब में डिज़ाइन की बूस्ट कन्वर्टर की, और हमने PXI में बर्न कर ली। लेकिन आप नोट कर रहे होंगे कि गेट सिग्नल मैंने इस IGBT को, या मासफेट भी हो सकता है, हमने नहीं दिया। इसके लिए मैं कंट्रोलर एक्सटर्नल बना रहा हूँ, मैं एक रियल कंट्रोलर बना रहा हूँ, मैं एक फिजिकल कंट्रोलर बना रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं टेस्ट करूँ अपने कंट्रोलर को, क्या मेरा कंट्रोलर सही काम कर रहा है इस क्लोज लूप सिनेरियो में, DC टू DC कन्वर्टर में। तो वो कंट्रोलर हमने मायरियो में लोड किया, वो कंट्रोलर हमने लेव्यू में बनाया और मायरियो में उसको चला दिया। अब यहाँ तक आप ये समझ गए कि सर्किट चल रही है किस में, PXI में, कंट्रोलर चल रहा है किस में, मायरियो में, और जाहिर बात है यहाँ से गेट सिग्नल आ रहा होगा जिसको हम डिजिटल आउटपुट कहते हैं। वो डिजिटल आउटपुट किसके पास जा रहा होगा, इस स्विच के पास जा रहा होगा जो PXI के अंदर सिमुलेटेड है। तो आई नीड टू कम्युनिकेट बिटवीन दीज टू डिवाइसेस ताकि यहाँ से गेट सिग्नल निकले और वो उस IGBT को मिले जो इस PXI में कनेक्टेड है। अग्रीड? क्योंकि और क्लोज लूप कन्वर्टर की बात कर रहा हूँ तो एक और चीज़ भी मुझे चाहिए होगी, वो क्या, कि यहाँ से आउटपुट वोल्टेज निकले जो बूस्ट कन्वर्टर की हो, वो वापस जाए इस मायरियो के पास, उसको बताए कि मेरे पास इस वक्त आउटपुट वोल्टेज है क्या, और ये फिर उसको बताए कि रेफरेंस वोल्टेज ये है। लेटर से अगर यहाँ पर इस वक्त 150 वोल्ट है, हमारा इनपुट 100 वोल्ट है, अगर आपने यहाँ पर ये 150 इसको आ रहा होगा, यहाँ पर आपने जो क्लोज लूप कंट्रोलर बनाया, अब आपने उसको कहा कि नहीं मुझे आप मुझे 150 वोल्ट ना दें, डिज़ायर्ड मैंने चेंज कर दी, 220 वोल्ट कर दी, तो क्या होगा, एक एरर जनरेट होगी कि भाई एक्चुअल वैल्यू जो है जो डिज़ायर्ड है, एक्चुअल वैल्यू 150 वोल्ट है, डिज़ायर्ड कितना है 220 वोल्ट है। तो एक एरर जनरेट होगी, वो PI कंट्रोलर के पास जाएगी। PI कंट्रोलर क्या करेगा कि ड्यूटी साइकिल को अब बढ़ा देगा, ड्यूटी साइकिल को अब बढ़ा देगा ताकि 220 वोल्ट तक वो डिज़ायर्ड हमारी अचीव हो जाए। तो इस किस्म के पूरे सेटअप को हम एक नाम देते हैं कंट्रोलर हार्डवेयर एंड लूप। इसको हम कहते हैं कंट्रोलर हार्डवेयर एंड लूप, जिसमें आप अपने रियल कंट्रोलर को टेस्ट कर रहे होते हैं अगेंस्ट योर virtual converter, simulated converter. Is it okay? और ये है वो कंट्रोलर, डिजिटल कंट्रोलर जो आपने मायरियो में बनाया। यहाँ से आप देखें कि लोड से वोल्टेज जो कन्वर्टर से आउटपुट वोल्टेज PXI से आ रही है, वो स्केलिंग होके मायरियो को मिल रही है। एक ये काम हो रहा है, और दूसरा मायरियो कंट्रोलर डिजिटल गेट सिग्नल बना रहा है, वो डिजिटल गेट सिग्नल आउट कर रहा है, और वो डिजिटल आउटपुट उस PXI के लिए क्या होगा, इनपुट होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? और अगर इसको हम ब्लॉक डायग्राम में देखें तो ये होगा हमारा ब्लॉक डायग्राम। अब यहाँ से पूरी चीज़ें वो जो मैंने कई सारी एक ही पिक्चर में आ गई कि ये यहाँ पर कंट्रोलर चल रहा, यहाँ पर क्या कन्वर्टर चल रहा है PXI के अंदर। डू यू गेट इट? कन्वर्टर चल रहा है PXI के अंदर, और ये यहाँ पर कंट्रोलर आपका मायरियो में चल रहा है, और यहाँ से आप डिजिटल आउटपुट पकड़ रहे हैं इस मायरियो से, और आप यहाँ पर दे रहे हैं
इस अपने स्विच को, डिजिटल इनपुट को, और यहाँ से आप एनालॉग आउटपुट वोल्टेज जो लेटर से मैंने 150 वोल्ट का, वो PXI से आ रही होगी, वापस आ रही है। ये मायरियो कंट्रोलर, इसको एनालॉग इनपुट हम कर रहे हैं, इसको स्केलिंग कर रहे हैं। स्केलिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो चाहे मायरियो हो चाहे सीरियो हो, इनकी जो पिन्स हैं ये तकरीबन ±10 वोल्ट हैंडल कर रही होती हैं फिजिकल, लेकिन 220 वोल्ट या 150 वोल्ट तो इसकी अंडरस्टैंडिंग से ही बाहर है। तो हम पहले लेटर से अगर यहाँ पर 150 वोल्ट होगा ना, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1.5 वोल्ट हो जाएगा। अब 1.5 वोल्ट उसको अंडरस्टैंड करना आसान है, तभी हमने यहाँ पर स्केल कर लिया, इसको 150 वोल्ट को बना दिया कितना, 1.5 वोल्ट। अब 1.5 वोल्ट यहाँ से आ रहा है, इसको एनालॉग इनपुट 1.5 वोल्ट मिल गया। वहाँ पर हमने 100 से डिवाइड किया, यहाँ पर हम दोबारा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो दोबारा क्या बन जाए, 150। अब हमारा प्रोसेसिंग अंदर हो गई जिस रेंज ±10 के अंदर, लेकिन दोबारा जब बंदा सिग्नल देखे तो वो तो वही इसको नज़र आना चाहिए ना जो एक्चुअल है, तभी स्केलिंग यहाँ पर वापस कर ली। अब वहाँ पर 150 वोल्ट चला गया, आपने कहा रेफरेंस मुझे 150 वोल्ट नहीं चाहिए, मुझे 220 वोल्ट DC चाहिए, बूस्ट करो 220 वोल्ट, नॉट 150। PI कंट्रोलर ने देखा कि देयर इज सम एरर, इसने अकॉर्डिंगली ड्यूटी साइकिल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, इसको दे दिया, इसे क्लोज लूप कंप्लीट हुआ। एनी क्वेश्चन अप टू नाउ? ओके, अब ये रिजल्ट्स कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके। ये डिफरेंट KP PI कंट्रोलर है तो KP भी होगा, KI भी होगा। कंट्रोल सिस्टम की बातें आपने कंट्रोल सिस्टम में पढ़ी होंगी, प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल गेन। डिफरेंट KP और KI के वैल्यूज पे इसका बिहेवियर देखा गया है। अगर KP आप बहुत बढ़ा देंगे, जैसे 0.2 या 0.3 हो गया, देखें कन्वर्टर में ऑसिलेशंस आ रही हैं, दीज ऑसिलेशंस आर नॉट गुड, ये ऑसिलेशन अच्छी नहीं होती कन्वर्टर के लिए। अगर आप लिफ्ट में हो और लिफ्ट ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेशंस करे तो सर्टेनली वी विल नॉट कॉल इट अ गुड कंट्रोलर, कंट्रोल अच्छा नहीं होगा। इसी तरीके से कन्वर्टर में भी ये ऑसिलेशन डिज़ाइन नहीं है, ये स्विचेस को डैमेज कर सकती हैं। तो यहाँ पर यह दिखाया गया है कि अगर KP आप बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं क्या नुकसान होंगे। अगर आप ऑप्टिमल वैल्यू KP का डिसाइड कर रहे हैं, जो कि इस केस में है, एंड यू कैन सी दैट कन्वर्टर इज रीचिंग स्टेडी स्टेट वेरी क्विकली, almost in 0.5 seconds without any oscillations. So students can play with their controller, change the values of KP, see the effect. Not only this, क्लोज लूप कंट्रोलर है, क्लोज लूप बूस्ट कन्वर्टर है, तो क्लोज लूप का फ़ायदा ये होता है जब ओपन लूप हो ना, अगर ओपन लूप DC क्लोज लूप पढ़ा है आपने, हैव यू स्टडीड क्लोज लूप कन्वर्टर्स इन थ्योरी क्लास? इन थ्योरी क्लास पढ़ा है क्लोज लूप? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई एक एग्जांपल आपने क्लोज लूप में थ्योरी में किया हुआ है या लैब में? नहीं। अच्छा, क्लोज लूप में जो कन्वर्टर होता है ना, जस्ट पार्डन मी 1 मिनट। हेलो हेलो, जी मैं ये कह रहा था कि अगर ओपन लूप आपका बूस्ट कन्वर्टर हो, आपने अचानक अगर एक लोड आपने लगा दिया है 25 ओम, एक दूसरा पैरेलल में और लोड भी आपने इंसर्ट कर दिया, अगर या लोड रेजिस्टेंस चेंज कर ली, या अगर आपने इनपुट वोल्टेज को चेंज कर दिया, DC वोल्टेज इनपुट जो आ रही है, या आपके दूसरे पैरामीट्रिक वेरिएशंस आ गई, तो फिर वो आपकी डिज़ायर्ड लोड वोल्टेज को ट्रैक नहीं कर पाएगा क्योंकि आपकी पैरामीट्रिक वेरिएशन आ गई। ये बात समझ रहे हैं? लेटर से आपको एक बूस्ट कन्वर्टर आपने बनाया जो 220 वोल्ट पे, लेटर से आपने 100 वोल्ट इनपुट दिया हुआ है, एक ओपन लूप बूस्ट कन्वर्टर चलाया हुआ है, आपको वो आउटपुट वोल्टेज दे रहा है 200 वोल्ट, ड्यूटी साइकिल इस केस में है 0.5 वोल्ट, तो 0.5 वोल्ट, ओ सॉरी 0.5,
0.5 ड्यूटी साइकिल है तो आपको 200 वोल्ट दे रही है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 200 वोल्ट हमेशा ही देगा, नहीं देगा। अगर आपने लोड रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया, आप 200 वोल्ट से वो चेंज हो जाएगा। आपने इनपुट वोल्टेज 100 से कम कर दिया, फिर भी ये 200 वोल्ट से कम हो जाएगा। लेकिन हम रियल सिनेरियोज में जब कोई ड्राइव चला रहे होते हैं, या कोई ऐसा सिनेरियो जहाँ पर आपको डीसी लिंक मेंटेन रखनी हो, आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे ये हमेशा 200 वोल्ट ही चाहिए, या जितनी डिज़ायर्ड है वही चाहिए, भले पैरामीट्रिक वेरिएशन आ जाए, भले इनपुट वोल्टेज चेंज हो जाए, भले लोड रेजिस्टेंस चेंज हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ते हैं? फिर क्लोज लूप कंट्रोल बनाने पड़ते हैं। और आज का एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया वो भी किस में है? क्लोज लूप में है। तो देखें, अगर आपने इनपुट वोल्टेज चेंज कर दी 130 से 150 वोल्ट, फिर भी आउटपुट तो वही था ना, डिज़ायर्ड तो वही था। तो यहाँ पर इस टाइम आप नोट करें, व्हेन यू चेंज द इनपुट वोल्टेज फ्रॉम 130 वोल्ट 150, आपने इनपुट वोल्टेज बढ़ा दी। ये दिस वेरिएशन रेफरेंस वोल्टेज, अच्छा सॉरी, रेफरेंस वोल्टेज, लोड वोल्टेज आपने 130 से कितनी कर दी? 150। तो जो आपकी लोड वोल्टेज है वो रेफरेंस वोल्टेज को फॉलो कर रही है। डू यू गेट इट? अब इसमें क्या हो रहा होगा बैक एंड पे? पहले मेरी 130 वोल्ट रेफरेंस थी, अब मेरी इस टाइम पे तकरीबन 2.2 सेकेंड्स पे मैंने अपनी लोड वोल्टेज चेंज कर दी कि मुझे 130 वोल्ट नहीं चाहिए, मुझे 150 वोल्ट चाहिए। तो विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स हमारा कंट्रोलर काम कर रहा है, रोबस्ट बिहेवियर है, डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर है, सही बिहेवियर है, काम कर रहा है। लेकिन बैक एंड पे क्या हो रहा होगा बताएं मुझे? व्हाट शुड हैपन इन दिस केस, इन द बैक एंड? जी, यही हो रहा होगा ना, रेफरेंस वोल्टेज बढ़ गई है 130 से 150, तो ड्यूटी साइकिल उसने बढ़ा दी होगी, क्योंकि कोई पैरामीटर में तो वेरिएशन आई नहीं। अभी इस वक्त वेरिएशन आई है कि आपने उससे कहा है मुझे लोड वोल्टेज 130 नहीं चाहिए, 150 वोल्ट चाहिए, तो अंडरस्टूड है कि उसने ड्यूटी साइकिल को क्या कर दिया होगा? बढ़ा दिया होगा। इज इट ओके? जी सॉरी। हाँ हाँ, यस, ये हमारा ट्रांजिएंट बिहेवियर है। कोई भी कन्वर्टर चल रहा होता है ना, तो डायरेक्ट वो अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू को अचीव नहीं करता, भले वो ओपन लूप में हो, भले वो क्लोज में। वो ओवरशूट है, या ये वो ट्रांजिएंट है जो स्टेडी स्टेट अचीव होने से पहले आती हैं, ठीक है ना? तो डिजायर्ड ये है। अब इस वक्त 2.2 सेकेंड पे एक और चेंज की गई है, ये चेक करने के लिए क्या आपका कंट्रोलर सही काम कर रहा है। अगर कोई पैरामीट्रिक वेरिएशन हो रही है तो हाँ कर रहा है। इज इट ओके? देखें, इस केस में आप जब रेफरेंस वोल्टेज चेंज कर रहे हैं तो यहाँ ब्लॉक डायग्राम में अगर बात करें, यहाँ पर यहाँ पर अभी भी ये 130 वोल्ट ही आ रहा है, लेकिन आपने इसको कहा मुझे 130 नहीं, मुझे 150 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ से तो 130 आ रहा होगा ना, आउटपुट कितना आ रहा है? यहाँ से आपने इसको 150 कर दिया, तो ये चेक किया कि क्या आपका कंट्रोलर काम कर रहा है। इस वक्त तक हमने यही किया है। इज इट ओके? ऑलराइट। अच्छा, व्हाट इफ अगर आपकी इनपुट वोल्टेज चेंज हो जाए? पहले आपकी इनपुट वोल्टेज थी 100 वोल्ट, ये ऑरेंज कलर देख रहे हैं, और आपने तकरीबन 2 और 2.5 सेकेंड्स के दरमियान में कुछ इसको 100 वोल्ट से कितना कम कर दिया? 80 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज आपकी कम हो गई, पैरामीट्रिक वेरिएशन आ गई। तो आप नोट करें, फिर भी डिजायर्ड 130 रेफरेंस वोल्टेज है, कितनी है? 130। तो 130 अपनी ट्रैकिंग हो रही है, और कितना जल्दी हो रही है? बहुत फास्ट हो रही है, विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स हो रही है। दैट मीन्स कंट्रोलर इज प्रॉपरली ट्यून्ड, प्रॉपरली वर्किंग। इज इट ओके? ओके, ऑलराइट। इस केस में क्या हुआ होगा अगर 100 से 80 वोल्ट वोल्टेज हो गई इनपुट वोल्टेज? ड्यूटी साइकिल बढ़ी रही होगी या कम हो रही होगी? 100 से 80 वोल्ट हो गई इनपुट, इनपुट वोल्टेज भाई कम हो गई ना। जब इनपुट वोल्टेज कम हो गई तो ड्यूटी साइकिल तो बढ़नी चाहिए ना, और क्योंकि अब 80 वोल्ट पे इसको
अब इनपुट कम हो गया है, 80 वोल्ट हो गया है, लेकिन उसको फिर भी 130 वोल्ट ही करना है, तो पहले से तो ड्यूटी साइकिल को बढ़ा दिया होगा ना। ठीक है। दूसरी पैरामीट्रिक वेरिएशन, लोड रेजिस्टेंस आपने तकरीबन 2.2 सेकेंड्स के करीब 25 ओम से लोड रेजिस्टेंस आपने गिरा के 12.5 ओम कर दी। देखिए लोड रेजिस्टेंस वेरी हो रही है, फिर भी ट्रैकिंग आपकी रेफरेंस की प्रॉपरली हो रही है। इज इट क्लियर? हमने देखा कि अंडर डिफरेंट पैरामीट्रिक वेरिएशन आपका कंट्रोलर काम कर रहा है। और कंट्रोलर क्या है? रियल है, फिजिकल है। जब मैं इसको रियल फिजिकल कह रहा हूँ तो क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो एक मायरियो के अंदर चल रहा है, ठीक है ना। और कन्वर्टर क्या था? सिमुलेटेड। अच्छा, अब डिफरेंट स्विचिंग फ्रीक्वेंसीज पे आपने पढ़ा होगा कि रिपल स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, रिपल वोल्टेज डीसी की कम होती है। और वो बिहेवियर यहाँ पर दिखाया गया है कि जब स्विचिंग फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ रही होती है तो रिपल वोल्टेज आपकी कम हो रही होती है। तो यू कैन सी हियर रिपल वोल्टेज, ये देखें पहले स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 500 हर्ट्ज। तो रिपल देखें ये 125 से लेके 130, कितनी बड़ी रिपल है। रिपल है ना ये। रिपल को आप इस तरीके से देखते हैं ना कि मैग्नीट्यूड में कितनी चेंज आ रही है वाई एक्सिस में। और जब मैंने स्विचिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ा दी तो रिपल देखें कम हो गई। और इसमें रिपल और ज़्यादा कम होती जा रही है जब मैं स्विचिंग फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने जूम इन करके ये पिक्चर्स दिखाई हुई हैं ताकि हम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट रिपल पे देख सकें। ओके। और फाइनली टेबल से भी आप ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं कि ये इट इज़ ट्रू, दिस परसेंटेज इन रिपल इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। इज इट ओके? ऑलराइट। अब मुख्तलिफ आप मॉड्यूल्स कवर कर सकते हैं इस हार्डवेयर लूप सेटअप में। यू कैन कवर डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स, एसी टू डीसी रेक्टिफायर्स, इन्वर्टर्स एंड मे बी एमएमसी, मॉड्यूलर मल्टी लेवल कन्वर्टर्स। अब अगर हम फीडबैक की बात करें और असेसमेंट की बात करें तो इस हार्डवेयर लूप सेटअप के क्या फ़ायदे हैं? फर्स्ट इज दैट प्रैक्टिकल नॉलेज डिलीवर्ड ड्यूरिंग क्लास enhanced my motivation and also improved theoretical concepts of power electron subject। जब स्टूडेंट खुद इस कॉन्सेप्ट्स को करेगा इम्प्लीमेंट और खुद कंट्रोलर सिमुलेट करेगा और उसका कंट्रोलर डिज़ाइन करेगा तो दिस विल सर्टेनली बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस एंड कंट्रोल इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो उसका कॉन्फिडेंस कंट्रोल साइड पे ज़्यादा बढ़ जाएगा। With this platform, we can successfully control and design power converter in significantly less amount of time. This is very true. कि amount of time क्या लगता है, कम लगता है। आप देखें Levy is a graphical language, high level graphical language। और high level graphical language का फ़ायदा ये है कि अगर आपने C लैंग्वेज पढ़ी होगी, उसमें अगर आपको PI कंट्रोलर बनाना हो ना, यू हैव टू राइट 100 ऑफ लाइन्स। एक PI कंट्रोलर बनाने के लिए आपको 100 लाइन लिखनी पड़ेंगी कोडिंग करने के लिए। गेट सिग्नल्स SPWM बना रहे हैं तो उसके लिए भी टाइम लगेगा, बट दिस इज नॉट द केस विद द लेव्यू। हाई लेवल ग्राफिकल लैंग्वेज है तो आप कंट्रोलर आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। 1-2 हफ्ते के अंदर आप अच्छी प्रैक्टिस करके आप बेसिक कंट्रोलर डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ C++ हो या VADL हो या वेरीलॉग हो, ये सारी टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेजेस हैं। जब ये टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेजेस हैं तो ये लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। अब इनको सीखना भी बहुत मुश्किल है, एक बड़ा प्रोसेस है इनको सीखने के लिए। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि पावर इंजीनियर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर साइड वाले, वो तो ना FPGA का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ना VADL पढ़ते हैं, ना वेरीलॉग पढ़ते हैं। तो उनके लिए तो मसला हो गया कि अगर उनको कभी कंट्रोलर डिज़ाइन करने पड़े तो कैसे करें। दिस इज़ अ सॉल्यूशन कि लेव्यू के थ्रू वो कंट्रोलर डिज़ाइन करें, FPGA में बर्न करें। FPGA का भले उनको पता ही ना हो, भले वो सब्जेक्ट उसमें उन्होंने न पढ़ा हो, नो प्रॉब्लम, ये भी फ़ायदा हो गया। तीसरी चीज़, हमेशा माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर से काम नहीं चलता या DSP से काम नहीं चलता। क्या माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? ये कर सकता है कि मे बी आपके
25-30 स्विचेस को ऑपरेट कर ले। वाट इफ अगर आपका कंट्रोल कन्वर्टर एक बड़ा सिस्टम है, एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, जैसे एमएमसी में होता है अक्सर, मॉड्यूलर मल्टी लेवल कन्वर्टर में हंड्रेड्स ऑफ स्विचेस होते हैं, उसमें तो आपका माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर काम करना ही छोड़ देगा, कंट्रोलर्स में उतना रिसोर्सेज नहीं है। नाउ यू रिक्वायर एफपीजीए, क्योंकि एफपीजीए में पैरेलल प्रोसेसिंग होती है और माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के अंदर सीरियल प्रोसेसिंग हो रही होती है। सीरियल प्रोसेसर या सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि लाइन बाय लाइन प्रोसेसिंग होती है, यहाँ पर पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। तो आंसर इज एफपीजीए। एफपीजीए में जो कंट्रोलर आप बनाएंगे वो ज़्यादा डिटर्मिनिस्टिक होंगे और वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के लिए भी चल सकेंगे। तो ओवरऑल लेस अमाउंट ऑफ टाइम, कम टाइम में आप ये चीज़ें कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं अपने कन्वर्टर्स को, कंट्रोलर्स को। इज इट ओके? तीसरी चीज़, दिस प्लेटफॉर्म इज वर्सेटाइल एंड फ्लेक्सिबल इनफ टू बी कंटिन्यूड फॉर ग्रेजुएट एंड रिसर्च पर्पस। अनलाइक पर्सनली आई डू नॉट प्रेफर ब्रेडबोर्ड अप्रोच कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे पर्सनली आई माइट बी रॉन्ग, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आप ब्रेडबोर्ड पे काम करें, क्योंकि आप ब्रेडबोर्ड पे जो काम कर रहे होते हैं वो तो आपकी लर्निंग वहाँ पर ही ख़त्म हो गई। क्यों? क्या आप उसको ग्रेजुएट रिसर्च में कंटिन्यू कर पाएंगे? नहीं, जवाब आ रहा है नहीं। क्या आप उसको पीएचडी रिसर्च में कंटिन्यू कर पाएंगे, या आप जहाँ पर जा रहे हैं रियल इन्वायरमेंट में क्या वही इन्वायरमेंट होगा? नहीं, ब्रेडबोर्ड नहीं होगा वहाँ पर। तो इसका फ़ायदा ये है कि इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट की रिप्लिका है, काइंड ऑफ यू फील लाइक इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट ही है, जिसमें जिसमें यही प्लेटफॉर्म को आप फिर ग्रेजुएट रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। आप यही स्किल्स आपके अंडर ग्रेजुएट में अगर आपने सीख ली तो ये ग्रेजुएट में भी काम आएंगी, रिसर्च में भी काम आएंगी। थर्ड एडवांटेज। एंड देन this laboratory facilitates students to implement digital controllers for power converter application with great ease and excel in power electronics control education for undergraduate students। आपने नोटिस किया एक ही एग्जांपल से कि कंट्रोलर बनाना और कंट्रोलर्स पे काम करना कितना आसान है। अभी मैं जो आपको दो एग्जांपल्स आखिर में दिखाऊंगा रन करके, उसमें हमने एक और सॉफ्टवेयर ले लिया है जिसका फ़ायदा ये है कि अब आपको लेव्यू अगर नहीं आता फिर भी कोई मसला नहीं है, आप सारा काम मेटलेब में करें, और हम देखेंगे कि हम सारा काम मेटलेब में कर रहे होंगे। कंट्रोलर भी आप मेटलेब में बनाएं, सर्किट भी आप मेटलेब में रखें, और मेटलेब तो तकरीबन स्टूडेंट्स को आती है। एंड देन अब इसी तरीके से ये ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म है, कोई भी सर्किट हो सकती है, तो आप सिर्फ इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको यूज़ ना करें बल्कि दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कम्प्लीटली रिप्लिकेट कर रहा है रियल इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट को, इंटाली सेफ है, फुली इंटरेक्टिव है, वर्सेटाइल है, रिकन्फिगरेबल प्लेटफॉर्म है कि स्विचेस के जलने का तो फियर ही नहीं है ना। वरना रियल लाइफ में क्या होता है कि अगर आपका एक स्विच हो, अगर आपने उस स्विच को सही तरीके से कंट्रोल गेट सिग्नल नहीं दिया वो जल जाएगा। बार बार आपके पावर कंपोनेंट्स जल रहे होंगे, बार बार आपके पैसिव कंपोनेंट्स जल रहे होंगे, लेकिन इसमें तो ऐसा कोई बात है ही नहीं, तो आप अपने कंट्रोल को बार बार सही कर सकते हैं। इज इट ओके? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना हम अब डेमोन्स्ट्रेशन पे जा रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन करें? ओके। ओके, फर्स्ट थिंग आई वेरीफाई इन NIMX कि क्या मेरे जो फिज़िकल हार्डवेयर सेटअप है वो कनेक्ट हैं। जी हाँ, PXI कनेक्ट है, क्योंकि मैं PXI को यूज़ करूँगा। माइंड भी लेटर इस वक्त मुझे सिर्फ PXI चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, ये वाली PXI। मैंने इसको टर्न ऑन कर लिया है, यहाँ से ईथरनेट के थ्रू मुझे इस कंप्यूटर से वो कम्युनिकेट कर रही है। एंड मैंने पहले स्टेप में इसको वेरीफाई कर लिया कि येस इट इज़ कनेक्टेड। नाउ आई ओपन सॉफ्टवेयर, इसमें ये सारा काम हम कर रहे होते हैं। अब हमारे पास एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे हैं वो वेरी स्टैंड है, वेरी स्टैंड एड ऑन फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जारी बात है सारे स्टेप्स आप एक फर्स्ट टाइम में तो नहीं सीख जाएंगे, तो ये वीडियोस में आपके स्टेप रिकॉर्ड हो रहे हैं, आप इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। मैं ओपन कर रहा हूँ एक न्यू लेगेसी प्रोजेक्ट, न्यू एक प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ। मैं डेमो एग्जांपल में जा रहा हूँ।
और मैं एक 2 लेवल इन्वर्टर डिज़ाइन कर रहा हूँ, 3 फेस 2 लेवल इन्वर्टर। मैंने उस लेगेसी प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया। राइट, मैं आपको कन्वर्टर सर्किट दिखा दूं कि मैं इस वक्त क्या डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। दिस इज अ सर्किट आई एम इंटरेस्टेड टू सिमुलेट एंड डिज़ाइन। ठीक है, 3 फेज इन्वर्टर आपने पढ़े हुए हैं थ्री में क्लास प्रैक्टिकल में? अच्छा, चलें 3 फेज आपका अभी हो जाएगा। तो ये देखिए आपके 6 स्विचेस लगते हैं, सिंगल फेज अगर हो तो 4 स्विचेस लगते हैं, यहाँ पर 6 स्विचेस लगते हैं। ठीक है, ये हमने फ़िल्टर यूज़ किया है, एक एलसी फ़िल्टर, पैसिव फ़िल्टर। पैसिव फ़िल्टर तो आपने बूस्ट कन्वर्टर डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स में भी यूज़ किए हैं, सिंगल फेज इन्वर्टर में भी यूज़ किया होगा। फ़िल्टर का काम क्या है? फ़िल्टर का काम ये है कि पावर क्वालिटी को इम्प्रूव कर देना, वेवफॉर्म को ज़्यादा साइनसोइडल बनाना, ये काम है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये लोड है, आरएल लोड है। आप एक चीज़ नोट करें कि इस वक्त कंट्रोलर को मैं गेट सिग्नल्स नहीं दे रहा। ये मैं कंट्रोल गेट सिग्नल्स यहाँ से मेटलेब से इसको नहीं दे रहा, ये मैं दूंगा इंटरनल गेट सिग्नल्स में, जो एफपीजे के अंदर डिज़ाइन है वो दूंगा। इज इट ओके? ओके, 2 डीसी सोर्सेज है मेरे यहाँ पर, और इन्वर्जन होके यहाँ पर मैं यहाँ पर 3 AC वोल्टेज देखूंगा आउटपुट, क्योंकि ये 3 फेज है तो जाहिर बात है आउटपुट पे कितनी वोल्टेज आएंगी, 3 AC वोल्टेज आएंगी ना। उसको मैंने लेबल किया है Y01, Y02, Y03। लेबलिंग इसके लिए है कि ये Y01, Y02, Y03 को अब समझेगा, ये समझेगा कि जो भी इस सर्किट को चलाना चाहता है वो क्या देखना चाहता है, आउटपुट देखना चाहता है, और वो लेबलिंग इस तरीके से होगी। ठीक है, नॉट ओनली आई वांट टू सी आउटपुट वोल्टेजेस, आई वांट टू सी आल्सो आउटपुट करंट। तो ये Y04, Y05, Y06 दीज आर आउटपुट करंट्स विच फ्लो। ठीक है ना, बात ठीक है। ये जो Y07 है ये इनपुट करंट को ये ए मीटर है, ये तीनों वोल्ट मीटर है, बाकी 4 ए मीटर है। ठीक है, ये मीन्स ये वोल्टेज मेजरमेंट्स हैं, ये करंट मेजरमेंट्स हैं। इज इट ओके? इनपुट करंट भी मेजर कर रहा हूँ, आउटपुट करंट भी मेजर कर रहा हूँ। ठीक हो गया। नाउ once you open this project, then we go to the configure। कन्फिगर में जाके आप कंट्रोलर में यहाँ आईपी एड्रेस देखें, वही आईपी एड्रेस है जैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो नंबर होता है ना एक खास जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। आईपी एड्रेस इज दैट नंबर थ्रू विच माई दिस पीसी इज कम्युनिकेटिंग विद द PXI। तो मैंने उसकी वो आईपी एड्रेस को दे दी है कि भाई इससे मुझे कांटेक्ट करना है। कस्टम डिवाइसेस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एड ऑन, ये सर्किट, उसके बाद आप सर्किट मॉडल इसमें लोड करेंगे। यू लोड द सर्किट मॉडल। इन माई केस आई विल लोड दिस circuit that I showed you right now।
ये इन्वर्टर 3 फेस। अब ये सर्किट लोड होने में इसको 1 मिनट लगेगा तकरीबन। इस स्टेप में ये क्या करेगा, ये पढ़ लेगा कि इसमें कितने इनपुट सोर्सेज हैं, कितने आउटपुट मेजरमेंट्स हैं, कितने स्विचेस लगे हुए हैं, पूरी सर्किट को पढ़ लेगा। डू यू गेट इट? अच्छा, इसने इसको पढ़ लिया? नहीं पढ़ रहा है अभी, पढ़ लिया अभी। इसको आप रिफ्रेश कर दें। रिमेंबर इसमें दो सोर्सेज थे, U01 और U02, अग्रीड? तो आप सोर्सेज में जाके ये U01 U02 देख सकते हैं। लेट मी गिव इट अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। मैं U01 को दे रहा हूँ वोल्टेज मे बी 100 वोल्ट, ओके, और U02 भी मैं कर रहा हूँ 100 वोल्ट। तो ओवरऑल मेरे 200 वोल्ट हो गए इनपुट पे। इज इट ओके? स्विचेस 6 स्विचेस थे। हाँ 6 स्विचेस थे और यहाँ पर 6 दिखा रहा है। इसने पढ़ लिया कि 6 स्विचेस हैं। अब मैं इसको SPWM साइनसोइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन दे रहा हूँ। अभी मैं बिल्ट इन दे रहा हूँ, ये आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। SPWM मायरियो में, लेव्यू में, जैसे मैंने आपको दिखाया उसमें भी डिज़ाइन करके दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इतना हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं ये बिल्ट इन SPWM दे रहा हूँ, गेट सिग्नल्स दे रहा हूँ। और आपको पता है कि अगर सिंगल फेस होता तो मैं जो गेट सिग्नल इसको दे रहा होता उसका नाट इसको दे रहा होगा। ऐसे ही करते हैं ना हम, जो गेट सिग्नल इसको देते हैं उसका नाट नीचे वाले को देते हैं। यहाँ पर 3 फेस में भी इसी तरीके से होता है, जो सिग्नल आप इसको गेट सिग्नल देंगे उसका नाट इसको, अगेन दिस एंड नॉट विल बी दिस, एंड इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे यहाँ पर। तो मैंने इसको SPWM 0 दे दिया, उसका नाट नीचे वाले स्विच को दे दिया। SPWM 1 इसको दे दिया, उसका नाट नीचे वाले स्विच को। SPWM 2 एंड इट्स नॉट। अग्रीड? ओके, सेव करते जाएं। स्विचेस की सेटिंग हो गई। अच्छा, वे मेजरमेंट्स में हम क्या देख रहे हैं, 3 वोल्टेजेस आउटपुट की, 3 आउटपुट की करंट और एक इनपुट करंट, ऐसा ही है ना? तो आप वेवफॉर्म्स में जाएं और यहाँ पर आप, मैं ये कनेक्ट देखना चाहता हूँ VA, VB, आई वांट टू सी VC, जो जो आप देखना चाहते हैं यहाँ पर आप कनेक्ट कर दें। आउटपुट करंट, तो फिलहाल मैं आउटपुट वोल्टेजेस और आउटपुट करंट सिर्फ देखना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू सी इनपुट करंट, ओके। ये मैंने सेटिंग्स कर दी कि दीज थिंग्स आई वांट टू सी ऑन द वेवफॉर्म। इज इट ओके? तो स्विचेस की सेटिंग तो मैंने की। यहाँ पर मैं कैरियर की फ्रीक्वेंसी सेट करना चाहता हूँ। लेटर से आई वांट टू मेक ट्राइंगल की फ्रीक्वेंसी जो है, सिंगल फेस में आपने SPWM टेक्निक अप्लाई की होगी ना, बाइपोलर एंड यूनिपोलर इन्वर्टर्स। हैव यू डन इट बिफोर? ठीक है, तो आपको पता है कैरियर की फ्रीक्वेंसी ट्राइंगल की फ्रीक्वेंसी होती है। ये मैंने इस वक्त 5000 हर्ट्ज रखी है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 1, ओके। फ्रीक्वेंसी इंजन आई एम यूजिंग, फंडामेंटल रेफरेंस जो है साइनसोइडल की, वो मैंने 50 हर्ट्ज रखी हुई है। ये 60 हर्ट्ज, सॉरी, इस केस में 50 भी आप इसको कर सकते हैं, नो इश्यूज। और ये जो, अब ये अगर ये सिंगल फेस होता तो मुझे एक साइन वेव चाहिए होता, एक ट्राइंगल चाहिए होता बायपोलर में। अगर यूनिपोलर होता तो 2 साइन वेव चाहिए होते और एक ट्राइंगल चाहिए होगा। लेकिन ये 3 फेस से है, अभी इन्वर्टर है, तो मुझे 3 रेफरेंस साइन वेव चाहिए। तो ये फर्स्ट रेफरेंस साइन वेव, दूसरे का जो रेफरेंस होगा वो 120 अपार्ट, एंड थर्ड विल बी -120। अग्रीड? क्योंकि रेफरेंस सिग्नल्स आपस में 120 का डिफरेंस होना चाहिए, वो मैंने सेटिंग कर ली इसमें। देन यू सिंपली सेव इट, और फिर आप इसको सेव करके बंद कर दें। अब आप इसको फाइनली डिप्लाई करें। डिप्लाई मीन्स के वो जो सारा काम आपने किया उस PXI में, आप उसको टारगेट में उसको अब चला रहे होते हैं। तो दिस विल टेक माइट बी 1 मिनट, ये 1 मिनट लेगा तकरीबन। अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन।
जैसे आर्डिनो एक छोटा कंट्रोलर है, उसमें एक डेडिकेटेड काम सिर्फ हो सकता है। मायरियो एंड सी मायरियो और आर्डिनो में तो बहुत फ़र्क है, क्योंकि उनको एक्सेस करने की लैंग्वेज भी डिफरेंट ही है। लेकिन मायरियो और सीरियो हो या पीएक्सआई हो, ये एक ही फैमिली, एक ही कंपनी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कंट्रोलर्स हैं। इनको एक्सेस करना, अगर आपको मायरियो को चलाना आता है तो सीरियो को चलाना भी बहुत सिमिलर ही है, बहुत आसानी है। फ़र्क सिर्फ ये है कि मायरियो में बिल्ट इन डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट पिन्स आ रही होती हैं, आप कनेक्ट कर रही होंगी। लेकिन यहाँ पर सीरियो में आप देख रहे हैं कि कार्ड्स लग रहे होते हैं, मॉड्यूल्स लग रहे होते हैं। ये जो मॉड्यूल्स हैं ना, वो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। अगर आपको डिजिटल इनपुट आउटपुट देखना है तो आप सीरियो में डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल लगाएंगे। आपको एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट लगाना है तो आप उसके मॉड्यूल्स अलग लगाएंगे। बाकी बैकएंड पे उसको कंट्रोल कैसे कर रहे होंगे वो लेवी होगा। सो इफ़ यू आर गुड विद द मायरियो, देन प्रोग्रामिंग विद सीरियो इज़ वेरी इजी। सेम इज़ द केस विद पीएक्सआई। बस ये फ़र्क है कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे मायरियो से, फिर सीरियो, फिर पीएक्सआई, तो उस तरीके से आपके पास रिसोर्स ज़्यादा ज़्यादा होते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कंट्रोल आप डिज़ाइन कर सकेंगे। इज इट क्लियर? कास्ट वाइज भी फिर ऐसे ही है, कास्ट वाइज भी बढ़ता जाएगा सिस्टम। अच्छा, ये टारगेट सिंक्रोनाइजेशन हो गया है। अब हम रिजल्ट देखते हैं। मैं अब क्या करता हूँ कि एक यहाँ से चार्ट उठाता हूँ। ये चार्ट उठा के हमने यहाँ पर रख दिया। कंट्रोलर में हम गए, कस्टम डिवाइसेस में गए और हमने वेव फॉर्म्स यहाँ से उठा लिए। पहले मैं आउटपुट वोल्टेज देखना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ से मैं थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ। आई वांट टू सी स्ट्रीमिंग रेट हो मेरा 30,000 हर्ट्ज। आई वांट टू सी हिस्ट्री विजिबल लेंथ 0.1। राइट, अब मैं यहाँ से देखता हूँ सिग्नल्स, कस्टम डिवाइसेस, सर्किट मॉडल, वेव फॉर्म्स। या आई एम सीइंग प्रीटी गुड 3 फेज साइनोसॉइडल वोल्टेज वेव फॉर्म्स। ये वोल्टेज की वेव फॉर्म्स हैं, ठीक है। Y01, Y02, Y03, रिमेंबर। let us see currents Y04, Y05, Y06, pretty good sinusoidal currents, ठीक है। क्योंकि पैसिव फिल्टर लगा हुआ है तो फिल्टर काम कर रहा है, हैंस प्रूव्ड कि हमारे पास साइनोसॉइडल वोल्टेज आ रही हैं। अब हम सेटिस्फिकेशन तो करें कि वाकई ये रिजल्ट सही आ रहे हैं, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ से मैं प्लग इन प्ले करके डिफरेंट पैरामीटर्स को चेंज करके आपको दिखाता भी हूँ। जैसे ये चीज़ें जो मैंने वहाँ पर कॉन्फ़िगर की थी ना, मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ ताकि मैं रन टाइम में कुछ चीज़ें आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकूँ। और इनपुट सोर्सेज कहाँ हो गए, वो भी मैं ले लेता हूँ। सोर्सेज में से भी मैं सोर्सेज ले लेता हूँ। ओके, फर्स्ट थिंग, आपको पता है कि कैरियर फ्रीक्वेंसी को अगर हम कम कर देंगे तो क्या होता है, तो करंट की वेवफॉर्म्स ख़राब से ख़राब होती जाएंगी। क्योंकि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी तो फिल्टर काम करना अच्छा छोड़ देगा, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी फिल्टर ज़्यादा अच्छा काम करेगा। बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पता है ना। अब लेट अस मेक इट 1000 हर्ट्स। इसमें थोड़ी अब रिपल ज़्यादा आ गई है। लेट अस मेक इट 500 हर्ट्स। यू सी 500 हर्ट्स पे ये दिखा रहा है कि आई एम नॉट, दिस फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट गुड इनफ के पैसिव फिल्टर सही काम कर रहा हो और आपकी वेवफॉर्म्स बेहतर आ सकें। इफ़ आई मेक इट 100, माई सिस्टम विल कोलेप्स। इतनी कम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी काम ही नहीं कर रहा। यू गेट इट? लेट्स मेक इट 5000 अगेन। ओके, ये इन्वर्टर करंट दिखा रहा हूँ। सिमिलरली एक दूसरा चार्ट लेके आप पैरेलल में मुख्तलिफ चीज़ें भी एट ए टाइम देख सकते हैं, जस्ट चार्ट से चले जाएँ। इज इट क्लियर? अच्छा, एक और चीज़, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का आपको पता है कि अगर मैं इसको 1 से बढ़ाऊंगा दिस विल बी ओवर मॉड्यूलेशन। लेट अस डू ओवर मॉड्यूलेशन, 2 कर दिया, करंट्स बढ़ गए। लेकिन दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। वाई नॉट रिकमेंडेड? अगर मैं वेवफॉर्म्स आपको दिखाऊं वोल्टेज की भी, ओवर मॉड्यूलेशन के केस में
वेव फॉर्म तकरीबन साइनसोइडल नहीं होती, वेव फॉर्म स्क्वायर की तरफ लीड करती जाती है, स्क्वायर बन जाती है। अगर इसको मैं थोड़ा जूम करूं तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये अब स्क्वायर की तरफ लीड कर रही है। तो इस वजह से हम आवर मॉड्यूलेशन को प्रेफर नहीं करते। लेट्स मेक इट वन अगेन। अगर मैं अंडर मॉड्यूलेशन कर दूं तो वोल्टेजेस में डिप आ जाएगी। लेट्स मेक इट 0.2, डिप आ गई क्योंकि मॉड्यूलेशन इंडेक्स कम हो गई, आउटपुट वोल्टेज कम हो गई। तो हम अंडर मॉड्यूलेशन को तब प्रेफर नहीं करते क्योंकि उसमें बहुत सारी वोल्टेज हमारी डिप कर, अगर यहाँ पर मोटर लगा होता तो मोटर बंद हो गया होता। अगर आप इस इन्वर्टर के साथ मोटर चला रही होती तो वो मोटर नहीं चलता। इज इट ओके? लेट्स मेक इट वन अगेन। अच्छा, फेस डिग्री, अगर आपने यहाँ पर गलती कर दी, तीनों साइनोसॉइडल वेवफॉर्म्स 120 डिग्री अपार्ट नहीं है, तो यू विल सी कि कोई मसला आ गया होगा, किसी फेजेस में सही रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। और जैसे जैसे आप इनपुट वोल्टेज को बढ़ाती जाएंगी, आउटपुट वोल्टेज आपका बढ़ता जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। ठीक है, ओके। फिर आप नेक्स्ट ग्रुप में कभी आइएगा रिजल्ट लेने के लिए। अभी तो टाइम नहीं होगा इतना क्योंकि टाइम तकरीबन हो गया है। हाँ, ये भी हो सकता है। ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा जस्ट अ फाइनल एग्जांपल, एक लास्ट एग्जांपल हम करते हैं, देन वी वाइंड अप द क्लास। मल्टीप्लाई के सेव इट। मैं वही एग्जांपल करने जा रहा हूँ जो मैंने आपको यहाँ स्लाइड में दिखाया कि एसी सप्लाई होगी, रेक्टिफिकेशन होगी, फिर इन्वर्जन होगी, फिर हम मोटर को ड्राइव कर रहे होंगे। इन माय केस एक पीएमएस मशीन है। हाँ, यहाँ पर भी एक पीएमएस मशीन है, उसको ये ड्राइव कर रहा है। ओके, तो दिस इज अ सर्किट मॉडल। ये एसी सप्लाई, इसके बाद क्या हो रही है? रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन की क्या हमें क्या मिल रहा है? डीसी सप्लाई, डीसी एसी को डीसी में कन्वर्ट करके ये डीसी दे रहे हैं। फिर इन्वर्टर को 3 फेज 2 लेवल इन्वर्टर, अभी जो आपने देखा, इसको अगर आप खोलेंगे तो अंदर वही अभी जो मैंने आपको सर्किट दिखाई वही है। ओके, और फिर हम इससे मोटर ड्राइव कर रहे हैं। ये पीएमएस मशीन है। इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो पूछें इसमें। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? डिटेल्स में हम नहीं जा सकते, हमारे पास टाइम पूरा हो गया है। ऑलराइट, लेट्स ओपन वेरी स्टैंड अगेन। रिमाइंड मी नेक्स्ट टाइम। यस, दिस इज द एग्जांपल। इसी तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे इसमें सारी सेटिंग्स। वही तरीका, आपके कितने स्विचेस हैं, उन सारे स्विचेस की सेटिंग, कौन सी वेवफॉर्म देखनी है, कितने सोर्सेज हैं, वो कॉन्फ़िगर करके आप सेटिंग सारी करेंगे। इस केस में मैंने ऑलरेडी कर ली है, टाइम बचाते हैं, वो स्टेज पे हम डिस्कस नहीं करना चाहते। अगर आप उसकी डिटेल्स देखना चाहते हैं इस एग्जाम्पल की, तो एक वीडियो है, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। आप ड्यूअल PMSM VDQ, ये वीडियो उसमें देख सकते हैं। ये 26 मिनट्स का वीडियो है, इसमें सारे स्टेप्स, मेरा ही अपना यूट्यूब का चैनल, उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें सारे स्टेप्स यहाँ पर मेंशन्ड है। तो ये सारे स्टेप्स मैं आपके ये होम असाइनमेंट दे देता हूँ कि ये सारे आप इस वीडियो में से देख लीजिएगा। डायरेक्ट मैं रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ। जस्ट आई रन इट डिप्लाई।
इसमें कंट्रोलर भी मेटलेब में डिज़ाइन किया गया है, कन्वर्टर भी मेटलेब में है, सारा कुछ मेटलेब में काम हो रहा है। अच्छा हम आप सिक्स सेमेस्टर में है ना, आपने एफ आई पी उठाया हुआ है? सिक्स में सेवन्थ में? सिक्स सेमेस्टर के जो हैं जिन्होंने एफ आई पी नहीं उठाया, हमारे पास स्लॉट है, हम 2 से 3 एफ आई पी ले सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो कांटेक्ट करें, फिर हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कौन से टॉपिक्स में कैसे हम काम करेंगे। होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ही काम, इक्विपमेंट यही हार्डवेयर यूज़ होगा, सॉफ्टवेयर भी यही यूज़ होगा जो आपने देखा। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, जो भी इंटरेस्टेड हैं वो मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, टारगेट सिंक्रोनाइजेशन हमने कंप्लीट कर ली। अब देखें, ये इन्वर्टर की फेज वोल्टेजेस हैं। अच्छा, इस वक्त मैंने स्पीड नहीं दी मोटर को, मैं अभी स्पीड दे रहा हूँ। लेटर से आई वांट टू ऑपरेट इट एट 3000 आरपीएम। तो देखें 3000 आरपीएम जैसे ही मैंने दी तो इन्वर्टर ने अपनी रेफरेंस एसपीडब्ल्यूएम फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। यू गेट इट? ये 150 हर्ट्स पर आ जाएगी, क्योंकि 3000 आरपीएम इज इक्वलेंट टू 150 हर्ट्स। ये इन्वर्टर की फेज वोल्टेजेस आ गई, इन्वर्टर की वोल्टेजेस आ गई। ये डीसी लिंक वोल्टेज, डीसी कैपेसिटर, मैं आपको यहाँ से दिखाता जाऊँ। यहाँ पर हम क्या मेजर करें? इन्वर्टर की वोल्टेजेस। तो ये आप इन्वर्टर की वोल्टेजेस देखें, ये है। यहाँ पर क्या है? YO4 डीसी लिंक। रेक्टिफिकेशन के बाद यहाँ एसी आ रहा है, एसी डीसी में रेक्टिफायर कन्वर्ट कर रहा है। थ्री फेज ब्रिज रेक्टिफायर तो पढ़ा होगा ना आपने। रेक्टिफिकेशन यहाँ पर हो रही है। रेक्टिफिकेशन हम Y04 पे देख रहे हैं। Y04 ये है, तकरीबन 800 वोल्ट डीसी आ रहा है। फिर 800 वोल्ट डीसी इन्वर्टर को ड्राइव कर रहा है। फिर इन्वर्टर की वोल्टेज ये आ रही है, ये पीएमए से मशीन की करंट्स ये आ रहे हैं, प्रिटी गुड साइनसोइडल करंट्स। अच्छा, ये मशीन के डीक्यू करंट्स जो होते हैं, ये ID नॉट और IQ नॉट, दो करंट्स मशीन के आ रहे हैं। और ये आपकी देखें, ये यहाँ से आप एक डिज़ायर्ड स्पीड दे रहे हैं, एक्चुअल स्पीड डिज़ायर्ड को फॉलो कर रही है। अगर मैं इसको 1000 आरपीएम कर दूंगा तो उस हिसाब से, अब देखें, उस हिसाब से पैरामीटर्स में चेंजेस आ रही हैं और ये प्रॉपर ट्रैकिंग कर रहा है। रेड इज द एक्चुअल विच इज़ फॉलोइंग द डिज़ायर्ड। गेट इट? अगर इसको फास्टर करना चाहें तो रैम्प रेट बढ़ा दें, मशीन का रैम्प रेट। मैं इसको रैम्प रेट को 50 कर देता हूँ। अब देखें, मैं 1000 आरपीएम नहीं, मैं चाहता हूँ 2000 आरपीएम हो जाए। तो उस हिसाब से पीएमएसएम करंट्स भी चेंज हो रहे हैं, ID नॉट IQ नॉट करंट्स भी चेंज हो रहे हैं। द गुड थिंग इज दैट सिमिलरली अगर मैं और दोबारा 3000 कर दूं तो ये पूरा एक कंट्रोलर, कन्वर्टर, मशीन सारा कुछ ठीक काम कर रही है। तो विदाउट टेकिंग कन्वर्टर्स इन हैंड, मशीन इन हैंड, आप सारा सिस्टम को चेक कर सकते हैं। तो इसको आप इलेक्ट्रिक व्हीकल एप्लीकेशंस में भी यूज़ कर रहे हो, कर सकते हैं। सो वन ऑफ द नेक्स्ट FIP विच आई एम इंटरेस्टेड टू डू इज के हाउ कैन वी यूज दिस एप्लीकेशन, दिस सिस्टम इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो फर्दर डिस्कशन हम बाद में करेंगे, लेकिन ये एग्जांपल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स से रिलेटेड है या VFD से रिलेटेड है, ठीक है? कोई क्वेश्चन है तो पूछें। आपने PMS मशीन्स पढ़ी हैं? You will have to go for the machine then. Any other question? Okay, thank you very much.